Yes, good evening, my dear students. Good evening, everyone. Yes, after a long time we are meeting each other. है ना लॉन्ग टाइम इसलिए क्योंकि शायद अच्छे खासे 4-5 दिन हो गए हम लोगों को क्लास में एक दूसरे को देखे बगैर, है ना? तो चलो, एज यू नो, यस, गुड इवनिंग उपाध्याय। चलो चलो, यस यस। हाँ, तो आई होप सब लोगों ने ये आई टी 4 नहीं 5 को अच्छे से किया होगा, है ना? तो सब लोगों ने अच्छे से किया होगा और इतना ही था सिलेबस। ओके, तो आपका जो सेल बायोलॉजी का यूनिट्स है, 3 यूनिट्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस वन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, यहाँ तक ही था सिलेबस, है ना? इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आए होंगे तो एक्चुअली वो आपके सिलेबस में नहीं था, बट स्टिल कोई बात नहीं, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कल से हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कब से खत्म हो रहा है ये, आज पक्का इसको फुल एंड फाइनल खत्म करेंगे। कल से हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, यस। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो तो पूछिएगा जरूर, ठीक है? चलो बेटा, विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में करवाया था। आई वांटेड टू चेक दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माय क्लासेस। Okay, so let me read out the question for you. Which of the following will determine the shape of cells and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing? Okay, कोई तो एक स्ट्रक्चर है जो शेप मेंटेन कर रहा है सेल का, अच्छा सा सपोर्ट दे रहा है उस सेल को, एंड इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। वेरी गुड उपाध्याय जी। तो बेटा हम लोग यहाँ पे कहाँ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, है ना? तो प्रोकैरियोट्स में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा पहले तुम देख लो। प्लाज्मिड रहेगा क्या बैक्टीरिया में? नहीं, ठीक है? तो प्लाज्मिड को आप हटा ही दो, क्योंकि प्लाज्मिड्स आर होम, दे आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है? तो सेल वॉल, यस, दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रो एंड यूकैरियोट्स, ठीक है? दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मिसोसोम ओनली इन यूकैरियोट्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, दिस मेक्स फ्लेक्सिबल, ओके, दिस मेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, दिस क्रिएट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और इस सेल मेम्ब्रेन में ही आप देखते हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज क्वासी फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, वेयर यू विल सी द हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है? तो ये भी नहीं है। सेल वॉल इज द वन स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग एंड इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑलराइट, सो कल नहीं, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया तक खत्म किया था, है ना? सो माइटोकॉन्ड्रिया तक हमने खत्म किया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन है। यू हैव टू सी द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड लेबल एज द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेटा, देयर इज ए एंड हियर देयर इज बी, सी, डी, ई, इतना आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो देखते जाइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। A is outer membrane, definitely A is outer membrane. Okay, as you know that mitochondria में बेटा 2 लेयर होते हैं, it's a bilayered structure. ये bilayer organelle है, bilayer वाला organelle है, organelle organelle आप कुछ भी कह लो बेटा, दोनों एक ही हैं। ओके, तो इसमें बाइलेयर है, एक आउटर मेम्ब्रेन होगा एंड एक इनर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है? दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। तो डी में हम लोग कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब 2 मेम्ब्रेन्स के बीच वाला स्पेस, ओके? देन सी इज नथिंग बट मैट्रिक्स, इट्स अ पूल, ओके? मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ओके? जैसे डीएनए है, राइबोसोम है, ओके? ये सारी चीजें। देन कमिंग टू ई, ई आर नथिंग बट F0 F1 पार्टिकल, ठीक है? F0 F1 पार्टिकल है ये यहाँ पे, लेकिन ये किस पे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टा पे। I have told you, don't get confused between सिस्टरने एंड क्रिस्टा। क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हो, सिस्टरने आप देखते हो गोल्गी बॉडीज में,
ठीक है, तो क्रिस्टा के ऊपर यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स लगे हैं होते हैं विच आर कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। ठीक है, तो अब देखते जाओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, अरे सारे आउटर मेम्ब्रेन ए, ओके बी। इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ओहो सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स, ओके। देन कमिंग टू डी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, हाँ ठीक है डी, ओके तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, देन ई क्रिस्टा। ओके ए इज द आंसर बेटा, वेरी गुड उपाध्याय, आपका आंसर करेक्ट है, ए इज द आंसर। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड फॉर दोज पीपल हु गॉट कंफ्यूज्ड, मैम ये बैक्टीरिया होगा, नहीं बेटा ये बैक्टीरिया नहीं है माइटोकॉन्ड्रियन है। क्यों, अब मुझे पूछोगे मैम क्यों ये बैक्टीरिया नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, आप कहोगे। मैंने कहा था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में एंडोसिम्बायोटिक थियरी चलती है। ठीक है, तो व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक थियरी, मैंने आपको ये कहा था। ठीक है, एक बहुत पुराने जमाने में, ओके बहुत पुराने जमाने में दो टाइप के बैक्टीरिया हुआ करते थे, एक बड़ा बैक्टीरिया एक छोटा बैक्टीरिया। एक बड़े बैक्टीरिया ने छोटे से बैक्टीरिया को इसने एनगल्फ कर लिया था, ओके एनगल्फ कर लिया ताकि वो फूड समझ गए। तो अल्टीमेटली जो बड़ा बैक्टीरिया था इसको लगा कि अरे ये खाना है बोल के इसने एनगल्फ किया था, लेकिन लेटर ऑन बिग बैक्टीरिया अंडरस्टूड दैट ये मेरा खाने से ज्यादा ये मुझे हेल्प कर सकता है। ओके तो इसलिए इसने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसको रखा अपने पास। ओके और ये जो छोटा सा बैक्टीरिया था उसके पास भी एक डीएनए था, तो वो डीएनए जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओके और ये जो छोटा बैक्टीरिया था ना इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन या फिर क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन दोनों के पास उनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, उनका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास, बाकी वालों के पास कुछ नहीं होता, वो एक नॉर्मल ऑर्गेनेल ही है, बट इनके पास होता है, तो बिकॉज दे फॉलो एंडोसिम्बायोटिक थियरी। ठीक है, तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, हाँ मैं तुझसे कुछ बेनिफिट लूंगा तू मुझे कुछ बेनिफिट दे, ऐसा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, चलो तो ये था बेटा माइटोकॉन्ड्रियन का, देखो स्ट्रक्चर आप, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे देखो दिस इज द डीएनए, इसका डीएनए होता है ना। सो हियर यू कैन सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएस मींस डबल स्ट्रैंडेड, इट माइट बी सर्कुलर आल्सो, ओके सर्कुलर भी हो सकता है। फिर ये देखो ये क्रिस्टे है, क्रिस्टे के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, F0 F1 पार्टिकल्स। ओके तो ये किस लिए जरूरी है, क्या काम करेंगे, ये मैं आपको रेस्पिरेशन में आके बताऊंगी। ओके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, वहां पे मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा अब यहाँ पे देखोगे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, आप सबको पता ही है ना। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने बताया था ना माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जिसमें एंडोसिम्बायोटिक थियरी चलती है, तो उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल। ऑटोनमस मतलब सेल्फ, वो सेल्फ से काम कर सकता है, सेमी मतलब आधा, आधा वो सेल के ऊपर डिपेंड होगा, आधा खुद से काम करेगा, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। एंड क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो सरफेस एरिया को बेटा इंक्रीज करने में हेल्प करती है। एंड जो मैट्रिक्स है वो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, मैं आपको बताऊंगी मैट्रिक्स भी साइट ऑफ रेस्पिरेशन है, एंड देन F0 F1 पार्टिकल्स भी उसका एक पार्ट है, वहां वो भी एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देन तो रेस्पिरेशन में ना एक एंजाइम होता है बेटा सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, सिर्फ ये एक एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए सारे मैट्रिक्स में रहूंगी माइटोकॉन्ड्रिया के, सिर्फ एक एंजाइम नहीं रहेगा सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अटैच होता है। ओके इतना डिटेल में पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद रखो। ओके तो राइबोसोम कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया में, 70S राइबोसोम है, एंड F0 F1 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं। एंड ये जो F1 F0 पार्टिकल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, वो मैं पढ़ाऊंगी बेटा, आई विल मेक यू स्टडी दैट। ओके दैट्स ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम समझते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स कौन है, प्लास्टिड्स बेटा वो लोग हैं जिनके पास पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ओके तो कुछ यूग्लिनॉइड्स में है, देन सारे प्लांट सेल्स में है,
They are large sized, easily observable under microscope. They contain pigment. मैंने बताया ना, तो plastids कौन है? Plastids वो organelles हैं जिनमें pigments present होंगे, ठीक है, pigments present होते हैं. तो based on किस टाइप ऑफ पिगमेंट है, हमने प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. कौन से टाइप का पिगमेंट है उसके बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड प्लास्टिड्स इनटू 3 टाइप्स: क्लोरोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कौन से हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट आर दोज स्ट्रक्चर्स व्हिच हैव क्लोरोफिल एज देयर पिगमेंट. तो कौन है इनके पास? इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है. क्लोरोफिल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, बहुत सारे टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं. तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स में. तो क्रोमोप्लास्ट क्या है बेटा? क्रोमो, द वर्ड क्रोमो रेफर्स टू कलर. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें. जैसे समझो ज़ैंथो, ओके, फ्यूकोजैंथिन, ओके, कैरोटीनॉइड, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसायानिन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. देन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, द वर्ड ल्यूको रिप्रेजेंट्स व्हाइट और ट्रांसपेरेंट. जहां पे भी आपको आएगा ना बेटा वर्ड ल्यूको, ल्यूको रिप्रेजेंट्स व्हाइट और ट्रांसपेरेंट. ओके, प्लीज इसको याद रखो. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा? इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको बताया ना बेटा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है यूजुअली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. दे डज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, एज दे आर ऑटोट्रॉफ्स, उनका खाना खुद पकाते हैं. ओके, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? दे कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स like carotene, xanthophylls, etc., which gives an yellow, orange, and red color. Okay, leucoplast मैंने बताया ना, either it is white or colorless plastic. Okay, which has many shapes and sizes. And आप मुझे पूछोगे मैम इसमें पिगमेंट नहीं है, कलरलेस है, तो फिर क्या काम है इसका? बेटा इसका काम है स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स. ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स. So based on which nutrient it stores, leucoplasts again are divided into 3. Okay, एक अमाइलो, एलियो एंड अल्यूरो. ठीक है, अमाइलो, यहाँ पे देखो ये ल्यूकोप्लास्ट से अगेन निकले 3. ओके, अमाइलो, एलियो, प्रोटीनो, और आप इसको अल्यूरो भी कह सकते हो. बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बायोमोलिक्यूल्स, अमाइलो रिप्रेजेंट्स टू व्हाट. आप जहां पे भी अमाइलो पढ़ते हो बेटा, अमाइलो मीन्स स्टार्च. ओके, मैंने आपको बोला था पॉलीसैकेराइड्स पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको बताया था अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस. ये जो अमाइलोपेक्टिन कहते हैं ना, इट डायरेक्टली मींस एज अ स्टार्च. ठीक है, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट. तो स्टार्च को स्टोर करने वाला कौन सा है? यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट है. ठीक है, आप एग्जाम्पल में देख लो बेटा, पटेटो में बहुत सारा स्टार्च होता है, तो वो है ना स्टार्च को स्टोर करके रखता है. ओके, देन एलियोप्लास्ट मींस इट स्टोर्स ऑयल एंड फैट. प्रोटीन विल बी स्टोर्ड इन अल्यूरोप्लास्ट. ओके, अल्यूरो बेटा आप ना अभी सेकेंड ईयर में आके पढ़ोगे. ठीक है, कम एंड स्टडी दिस इन सेकेंड ईयर, या फिर आपने पढ़ के भी आए होंगे. ओके, डाइकॉट एंड मोनोकॉट जो सीड होता है ना बेटा, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. ओके, तो मोनोकॉट सीड में आपने कॉर्न सीड पढ़ा होगा, उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोट होती है. ओके, सो वो है ना जो एक कॉटिलिडन विच इज प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोट, दैट इज अल्यूरोन लेयर. उसको हम कहते हैं अल्यूरोन लेयर. अल्यूरोन इज डायरेक्टली रेफर्स टू प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन आर स्टोर्ड इन अल्यूरोप्लास्ट्स. ठीक है, ये कौन सा है बेटा? ये मेज, कौन कहते हैं ना, भुट्टा. ओके, उबला हुआ भुट्टा जो भी सर्दियों में बारिशों में आती है, तो वो उसमें होता है, उसका जो छिट्टा होता है ना बाहर का. ओके, तो दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. राइट, तो ये चीज आपको याद रखनी है. देन आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ना है. क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे देखो अगेन दिस क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जस्ट एज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 ऑर्गेनल्स, 2 लेयर थे ऑर्गेनल में, यहाँ पे भी 2 लेयर है. ठीक है, ये सिमिलैरिटी है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को. नाउ देयर डबल मेम्ब्रेन बाउंड मेनली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. तो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ कौन है बेटा? आपने स्ट्रक्चर
तो पढ़ा होगा ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो पढ़ा होगा, या फिर एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा होगा डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ में। ओके, वहां पे आप लीफ में क्या देखते हो बेटा, लीफ में यू विल सी मेसोफिल सेल्स। ओके, सो मेसोफिल सेल्स आर नथिंग बट पैरेनकाइमा सेल्स, ये पैरेनकाइमा सेल्स ही होते हैं, बट लीफ में रहते हैं, तो इनको हमने स्पेशलाइज्ड नेम दे दिया है, पैरेनकाइमा सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लीफ और मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक पैलिसेड पैरेनकाइमा, एक पैलिसेड सेल्स होंगे, एक स्पॉन्जी पैरेनकाइमा या फिर स्पॉन्जी सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, पैलिसेड हो गया या स्पॉन्जी हो गया, तो इनके अंदर कौन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ दीज आर लेंस शेप्ड वोवल स्पेरिकल रिबन लाइक ऑर्गेनल्स, इनका इतना डायमेंशन है। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1, ओके, एक से लेके 20 से 40 तक भी वेरी करते हैं पर सेल इन मेसोफिल। आपने देखा होगा ना, जब आपने ड्रॉ किया था ना डायग्राम ऐसे करके पैलिसेड स्ट्रक्चर, तो ऐसे ऐसे करके आपने इसको ड्रॉ किया था, ऐसे डॉट्स बनाया था, दोस डॉट्स इंडिकेट दैट क्लोरोप्लास्ट्स। अगर मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया होता तो मैंने बिल्कुल आपको ड्रॉ करवाई होती, ऐसे डॉट्स बनाए हुए होते, बट मैं समझती हूँ कि आपके टीचर्स ने भी बताया होगा और आप जानते हो ये चीज को। ठीक है, तो पैलिसेड पैरेनकाइमा हो गया, अगर स्पॉन्जी है तो ऐसे ऐसे डॉट्स लगाते हैं। तो व्हाट दीज डॉट्स इंडिकेट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक है, जो मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर बेटा हम लोग ग्रीन अलगे की बात करें, क्लमाइडोमोनास, उसमें एक होगा। अगर हम लोग मेसोफिल सेल्स की बात करते हैं तो उसमें 20 से लेके 40 तक वेरी कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट्स। देन इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या, मैंने आपको बोला था, है ना, जो कुछ भी बाहर है उसे एकदम से अंदर नहीं लेगा, उसको सेलेक्ट करेगा। हाँ भाई, किसको चाहिए सिर्फ उसी को लेगा, कि जिसको नहीं चाहिए उसको बाहर छोड़ेगा। ठीक है, तो अंदर आने और बाहर जाने वाली एबिलिटी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। जैसे दरवाजा 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 है तो ही आप बाहर जा सकते हो या अंदर आ सकते हो। तो यहाँ क्या है, क्लोरोप्लास्ट में जो दरवाजा है वो बहुत छोटा है, मतलब इट इज लेस परमिएबल, मतलब ये ज्यादा चीजों के लिए अंदर बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा चीजों से ये एक्सचेंजिंग नहीं हो सकती। क्यों? ये परमेबिलिटी बहुत कम है। किसकी बात हो रही है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, देन द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ओके, तो अब आप देखो, पहले तो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के बाद आएगा इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन आएगा, फिर इनर मेम्ब्रेन आएगा, उसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा कुछ एक पूल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, आप पूल नहीं कह सकते इसको, ये सारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी खजाना है उसको आप स्ट्रोमा कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो स्ट्रोमा जो स्ट्रक्चर है ना, ये इनर मेम्ब्रेन से लिमिट हुई है। ऑलराइट, सो स्ट्रोमा के अंदर, अब जैसे अपने मैट्रिक्स पढ़ा था ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप मैट्रिक्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो आप स्ट्रोमा को, स्ट्रोमा विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो, तो अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा न्यूमरस फ्लैटेंड, ओके, सैक्स हैं जिसको हम कहते हैं थैलाकॉइड, जैसे टिक्की हो, ओके, या फिर कटलेट। ओके, आलू की टिक्की हो गया या कटलेट हो गया, ऐसे आपने क्या किया, कटलेट बना के एक के ऊपर दूसरा कटलेट, कटलेट के ऊपर कटलेट, कटलेट के नीचे कटलेट, तो ऐसे करके आपने बहुत सारे कटलेट्स अरेंज किए। ठीक है, तो अब ये जो एक कटलेट है बेटा उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ओके, एक जो फ्लैटेंड सैक है वो थाइलाकॉइड है। ऐसे करके ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। अब जब ये पूरे स्टैक बन के अरेंज हो जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं ग्राना। बेटा ये एक थाइलाकॉइड है। ओके, दिस इज वन टिक्की इज थाइलाकॉइड। और जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पे कटलेट और टिक्की बना दिए तो इसको हम कहते हैं ग्राना। ग्राना इज प्लूरल, ग्रानम इज सिंगुलर, और ये एक जो है ये थाइलाकॉइड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देन मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। ऑलराइट, तो अब ये जो थाइलाकॉइड है बेटा, इनके अंदर का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं लुमेन। तो इसके अंदर एक स्पेस होगी ना थाइलाकॉइड्स के अंदर, तो थाइलाकॉइड्स के अंदर के स्पेस को बेटा हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड्स। तो इस लुमेन के अंदर, यहाँ पे अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट्स।
क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगी, वो करेंगी फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम जो कल से स्टार्ट करने वाले हैं ना, देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर समझ के पढ़ो तो डरना नहीं है। ओके आप देखोगे कि अरे भाई इतने एंजाइम्स आ रहे हैं, इतना कुछ है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, डरावना है, अच्छा नहीं है। नहीं बेटा, अगर आप समझ के पढ़ोगे, खुशी से पढ़ोगे, तो फोटोसिंथेसिस ना आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा नीट में। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दो ऐसे चैप्टर्स हैं, अब थोड़ा मेहनत कर लो तो यू विल नो एक्सेल इट। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगी, वो तो पढ़ाऊंगी। खैर अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, टिक्की थैलाकॉइड है, टिक्की के अंदर लुमेन है, लुमेन में भी क्या है, वहां पे एक स्पेस है, लुमेन एक स्पेस है। ठीक है, तो अब इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे थैलाकॉइड्स मिला के आपको देखने को मिलेगा ग्राना। ठीक है, देन थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक कॉल्ड एज ग्राना। मैंने बताया ना, स्टैक की तरह अरेंज हो जाते हैं। दीज आर फ्लैट, देयर आर फ्लैट membranous tubules called stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana। अब क्या होगा, अब देखो हमने क्या किया बेटा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टैक्स बना दिए। अब ऐसे बहुत सारे स्टैक्स को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्शन को बेटा हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेल्ले। ठीक है, अब देखो ये कनेक्शन है। ओके, यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये एक कनेक्शन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कनेक्शन है, फिर यहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड एज लैमेल्ले, स्ट्रोमा लैमेल्ले। ठीक है, तो ये कनेक्शंस होना बहुत जरूरी है बेटा। देन द स्ट्रोमा कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैंने बताया ना, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ये चीज को आप प्लीज भूलो मत, क्योंकि इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं एंड दे फॉलो एंडोसिम्बायोटिक थियरी। ठीक है, तो राइबोसोम है, इनके पास कुछ एंजाइम्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इनके पास जो राइबोसोम्स हैं, ओके, तो क्या क्या है, यहाँ पे डीएनए होगा एंड देन राइबोसोम्स होंगे। तो राइबोसोम्स किस टाइप के हैं बेटा, दे आर smaller. Okay, so the ribosomes of chloroplasts are smaller 70 years than the cytoplasmic राइबोसोम्स। मतलब जो एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, अब देखो हमने ड्रॉ किया था एक सेल, तो इसमें न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो यूजुअली 80s राइबोसोम होता है। बट वही मैंने अगर एक क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है, तो क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम में कितने होंगे, 70s राइबोसोम होंगे। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इज दैट क्लियर अबाउट क्लोरोप्लास्ट? कुछ डाउट है क्लोरोप्लास्ट के बारे में? क्लोरोप्लास्ट आर डिवाइडेड इनटू 3, है ना, कलर वाले, हरे रंग के, और ट्रांसपेरेंट जो कलरलेस होते हैं। जो क्लोरोप्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं उसमें आप देखोगे फ्यूकोजैंथिन, ओके, ये सारी अलग अलग चीजें हैं जो कैरोटीनॉइड से भरी पड़ी हैं, वो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है, जिसमें प्रोटीन, लिपिड, फैट और फिर स्टार्च स्टोरेज होता है। ओके, वेयर यू विल सी इट एज एलियो, अल्यूरो एंड देन अमाइलो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देन राइबोसोम क्या है बेटा, हाँ, राइबोसोम के अंदर भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, जो बहुत बार नीट में पूछा गया है, दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आपको क्या पूछेंगे, चूज द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आपको ऐसे पूछेंगे तो आप क्या करोगे, आप सोचते रह जाओगे किसमें मेम्ब्रेन नहीं है, किसमें मेम्ब्रेन नहीं है। बेटा याद रखो, राइबोसोम्स आर दो स्ट्रक्चर्स व्हिच डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन, बाकी सारों में मेम्ब्रेन है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, ये याद रखो, अच्छे से याद रखो। तो अभी किससे बने होते हैं राइबोसोम? राइबोसोम में मेनली ना बेटा आरएनए होते हैं एंड देन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो राइबोसोम को फर्स्ट ऑब्जर्व करने वाले ये जो है अंकल, इनको देखो, इनका नाम है जॉर्ज पैलेट। तो इन भाई साहब ने क्या किया था, पहली बार राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ऑब्जर्व करके बताया कि हाँ भाई ये राइबोसोम्स हैं करके। ऑलराइट, देन तो बेटा राइबोसोम्स में भी देखो, प्रोकैरियोटिक की हमने बात की थी, प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, प्लस यूकैरियोट्स में बेटा यहाँ पे 80s राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट इज 60s एंड 40 इज स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो S इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ओके,
तो आप वो भी कह सकते हो। और आप याद रखो बेटा, आप जो राइबोसोम्स होते हैं ना, उसमें अपना डिफरेंस याद रखो प्लीज। प्रोकैरियोट्स में कौन सा होता है एंड देन यूकैरियोट्स में कौन सा होता है, फिर कंफ्यूज नहीं कर जाना 70s कौन सा है, किस में आएगा, 80s किस में आएगा। ठीक है, क्लियरली इसको याद रखो। ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पे देखो, यही मैंने आपको बता रही थी, प्रोकैरियोट्स में 70s होता है, यूकैरियोट्स में 80s होता है। प्रोकैरियोट्स में 50s का लार्जेस्ट सब यूनिट है, 30s का स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ पे 60s का लार्जेस्ट सब यूनिट है एंड 40s का स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, तो ये है बेटा याद रखने वाली चीज, राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, आप ये नेक्स्ट ईयर आके पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में आप आके पढ़ोगे। okay, where you will be studying how DNA is getting decoded by mRNA। उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर mRNA प्रोटीन बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। वो टोटल सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ बनाता है। ठीक है, उसे अब आप आगे जाके पढ़ोगे। नाउ कमिंग टू साइटोस्केलेटन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिना साइटोस्केलेटन के ना कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखो, जितने भी सेल्स हैं, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, वो क्या कर जाएंगी, ग्रेविटी है तो वो नीचे नीचे ऐसे आके गिर के पड़ जाएंगी नीचे, है ना। अगर सेल है तो सारे ऑर्गेनल्स ऐसे नीचे आके पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ग्रेविटी को अट्रैक्ट करके पड़े हुए होंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या हमारे सिस्टम में? नहीं। ऐसा होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है तो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे सेल्स में एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। ओके, ये एक नेटवर्क है बेटा, ये एक फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है। ओके, फिलामेंट मतलब बारीक बारीक प्रोटीन के धागे जैसे स्ट्रक्चर है। और इन धागों जैसे स्ट्रक्चर की वजह से, इस नेटवर्क की वजह से क्या है, जो स्ट्रक्चर कहाँ पे मेंटेन होना है वहीं पे है। ये ग्रेविटी के थ्रू नीचे नहीं आ रहे, या फिर ये अपना स्ट्रक्चर या मोटिलिटी को चेंज नहीं कर रहे, मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका काम क्या है साइटोस्केलेटन का, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, डेफिनेटली मोटिलिटी, मूवमेंट, देन मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब ये क्या है, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, क्रिस्टल दिख रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो ऐसे करके बीच में लगा हुआ है ना, बीच में लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टिक हुई हैं। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये कैसे हो रहा है बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे जो पतले पतले से धागे हैं, ये धागे क्या हैं? ओके, दीज धागे आर नथिंग बट फिलामेंट्स। ओके, ये जो है प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स है, जो उन स्ट्रक्चर को वहां पे मेंटेन करके रखे हैं, ताकि सारे नीचे आके एकदम से एक के ऊपर एक गिरे ना। कि मेंटेन करके रखे, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर जैसा बनाए। अब हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में आप समझो, अगर बोन नहीं है, अगर स्केलेटन नहीं है, सिर्फ मसल्स हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा, सारा मास, हमारा जो मसल मास है वो नीचे आके गिर जाएगा, है ना। बट ऐसा नहीं हो रहा है, हमारा सर यहीं पे लगा हुआ है, हाथ भी यहीं पे लगा हुआ है। सो इसकी, हमारा जो बोन है, जो स्केलेटन है, इसके ऊपर सारा मसल अरेंज हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी साइटोस्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखो। अब बेटा साइटोस्केलेटन में भी ना टाइप्स हैं, बेटा टाइप्स हैं। ये आपकी सिलेबस में इतना अच्छे से नहीं दिया है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो कौन सी चीजें हैं बेटा, मेनली आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखोगे तो भी पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, फर्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट। ओके, एक्सोस्केलेटन में आप क्या क्या देखोगे, माइक्रोफिलामेंट देखते हो, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हो, एंड देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आप मुझे पूछोगे मैम माइक्रोफिलामेंट कहाँ है, बताइए। बेटा यहाँ पे देखो, दिस इज माइक्रोफिलामेंट, वेरी थिन प्रोटीन फिलामेंट। अब आप मुझे पूछोगे मैम इसका काम क्या है, क्यों ये प्रेजेंट है? बेटा दिस इज हेल्पफुल इन द क्लीवेज, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फॉर रो। तो हमने पढ़ा था ना बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। तो क्या हुआ था, पहले पी मैट हो गया। ओके, व्हाट इज पी मैट? पी मैट कम्स अंडर कार्डियोकाइनेसिस। तो कार्डियोकाइनेसिस क्या है? डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस का डिविजन हो गया। तो टीलोफेज के बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अभी साइटोकाइनेसिस जब होता है तो प्लांट सेल्स में ये सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है, एनिमल्स में क्लीवेज फर्रो बनाता है। तो एनिमल्स में जो क्लीवेज फर्रो बनाता है वो माइक्रोफिलामेंट्स से बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कहाँ पे होते हैं? साइटोस्केलेटन में होते हैं, साइटोसॉल में।
साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो क्लीवेज पर्रो में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दो चीजें बनाती हैं, एक बनाती है ये सेंट्रियोल्स, दूसरा बनाती है फ्लैजेला। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स दो चीजें बनाती हैं, एक सेंट्रियोल्स एक फ्लैजेला। अब सेंट्रियोल्स का तो अब सबको पता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो वही चीज यहीं पे लिखा है मैंने। तो सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेंट्रियोल्स के, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स के प्रोटीन लेयर काइनेटोकोर को अटैच करके मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होते हैं, फिर एनाफेज में सेंट्रोमियर को कट करके ये पोलर रीजन की तरफ पुल करते हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को। आई होप यू रिमेम्बर एवरीथिंग, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कमिंग टू लास्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट देखो यहाँ पे है। अब आप मुझे पूछोगे मैम इसका काम क्या है, बेटा दिस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर एंड शेप। ओके, जो शेप एंड स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू मेंटेन द शेप। मैंने बताया ना, जो ग्रेविटी के थ्रू ऐसे नीचे नहीं गिर रहा उसकी जगह में वो अरेंज्ड है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनल्स हैं वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वहां पे इंटैक्ट रहेंगे और उसका फंक्शंस को इजीली कैरी आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट साइटोस्केलेटन। ओके, ये डायग्राम है देखो, तो सेम ही डायग्राम है बट आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हैं। तो देखो कैसे वो राइबोसोम्स को भी अटैच करके रखा है, कैसे इसने माइटोकॉन्ड्रिया को अरेंज करके रखा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है बीच में, सब चीजें उनकी जगह पे फिक्स्ड है ना। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट कमिंग टू सीलिया एंड फ्लैजेला। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन है तो उस सेल मेम्ब्रेन से कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स बाहर आ जाते हैं, जिनको हम आइदर सीलिया भी कह सकते हैं, फ्लैजेला भी कह सकते हैं, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला बेटा दोनों ही मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन भी आप कह सकते हो, दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे मैम किसका लोकोमोशन, ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अभी चलो देखते जाते हैं एक एक का। सीलिया इज व्हाट, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक ओर्स, causes the movement of cell और surrounding fluid। अभी मैं बताऊंगी कैसे ये ओर की तरह वर्क करता है, बोल रहा है ना यहाँ पे, कैसे आई शो यू। फ्लैजेला लॉन्गर, देखो बेटा कंपैरेटिवली सीलिया जो है वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे पैरामीशियम। आपको बेटा पैरामीशियम तो पता होगा, तो पैरामीशियम में ऐसे छोटे 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 सीलिया होते हैं, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। अब आपने समझा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में बहुत बड़ा फ्लैजेला होता है ना। तो फ्लैजेला लॉन्गर है, सीलिया छोटा होता है, एंड दोनों ही रिस्पॉन्सिबल करते हैं मूवमेंट के लिए। ओके, सो फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट देन सीलिया। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजेला के बीच में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो सीलियम एंड फ्लैजेलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर हुए होते हैं। देखो ये लास्ट में आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करके रखा है। नाउ देयर कोर दैट इज एक्सोनिम हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, मतलब जो लॉन्ग एक्सिस होगा ना तो उसके पैरेलल में ये अरेंज करके होंगी। तो कितने होंगी अब वो डिपेंड करेगा कि हम किसकी पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, so there are 9 microtubules and which are arranged in doublets। okay, दो दो करके अरेंज हुए हैं बेटा। ऑलराइट, सो डुबलेट मतलब दो दो। ओके, रनिंग पैरेलल मैंने बताया ना, देयर एक्सिस, या फिर आप कोर भी कह सकते हो, एक्सिस भी कह सकते हो, कोर भी कह सकते हो, उसके पैरेलल में अरेंज होते हैं। तो एक्सोनिम में कितने हैं, 9 पेयर्स ऑफ डुबलेट्स हैं, दे आर रेडियली अरेंज्ड एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो पेरिफेरल मतलब साइड में, देखो साइड में है तो इनको हमने कह दिया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
अब आप मुझे पूछोगे मैम फिर सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, बट यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सिर्फ दो ही हैं। यहाँ पे देखो एक दो, सेंटर में दो है एंड साइड्स में 9 है। ओके, तो साइड में 9, सेंटर में दो, ये सारे मिलके हम लोगों को एक्सोनीन बनाते हैं। ठीक है, ऑल टुगेदर इट मेक्स एन एक्सोनीन। ठीक है, तब इसके अलावा देखो बेटा यहाँ पे रेडियल स्पोक्स होते हैं और ये सेंट्रल शीथ है, जो सेंट्रल होता है ना, तो उसकी सराउंडिंग भी यहाँ पे सेंट्रल शीथ होती है। एंड यहाँ पे इन दोनों पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं इंटरड्यूबलेट ब्रिज। ठीक है, इंटरड्यूबलेट ब्रिज याद रखो बेटा, इस स्ट्रक्चर में पूछ सकता है, जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों दोनों जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके बीच में कनेक्ट करने वाला इंटरड्यूबलेट ब्रिज है। ठीक है, देन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 है, सेंट्रल 2 है। ठीक है, तो जो 2 है उसके सराउंडिंग में कौन है, फिर सेंट्रल शीथ रहता है, एंड देन ऐसे करके रेडियल स्पोक्स। Please remember, radio spokes they always emerge from peripheral and वो किसकी तरफ फेस करते हैं, सेंटर की तरफ फेस करते हैं, emerge होते हैं पेरिफेरल से सेंटर की तरफ पे फेस करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देन यहाँ पे देखो, the central tubules are connected by the bridges and are enclosed by a central sheath। ये जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल ट्यूब्यूल, ये कनेक्ट हुआ है ना एक ब्रिज से, ये ब्रिज से कनेक्ट हुआ है, एंड देन इसको सराउंड करके कौन है, सेंट्रल शीथ। ओके, तो यहाँ पे देखो, इट इज कनेक्टेड बाय वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल ट्यूबलेट बाय द रेडियल स्पोक। ये कैसे कनेक्ट करके रखे हैं, रेडियल स्पोक्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन इनके बीच में लगा हुआ है, किसके बीच में, सेंट्रल शीथ के बीच में और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके बीच में। ठीक है, वो आपको याद रखना है। देन पेरिफेरल ट्यूबलेट्स आर आल्सो इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो लिंकर का नाम क्या है, इंटरड्यूबलेट ब्रिज, इंटरड्यूबलेट ब्रिज। ठीक है, नाउ सीलियम एंड फ्लैजेलम emerge from the centriole like structure which is called as basal body। ओके, बेटा आपने पढ़ा होगा सीलिया हो या फ्लैजेला हो, ओके, देयर आर मेनली 3 पार्ट्स, है ना। तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक जो एकदम से बेस में होता है इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। ओके, सो देयर इज अ बेसल बॉडी। ऑलराइट, देन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो ऐसे करके यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर होता है, वहां पे फ्लैजेला रहता है विच हेल्प्स इन द मोशन। तो मूवमेंट में ऐसे ऐसे करके हेल्प करता है। ऑलराइट, तो बेसल बॉडी इज लाइक द फाउंडेशन। तो यही लिखा है यहाँ पे, सीलियम एंड फ्लैजेला emerge फ्रॉम द बेसल बॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था ना कि मूवमेंट कैसे करता है। अब देखो, पहले हम लोग बेटा सीलिया की बात करते हैं। ओके, सीलिया की बात करते हैं। तो सीलिया एक बोट के जैसा है। ओके, एक बोट जैसा है, जैसे एक बोट में समझो 2 लोग बैठे हैं, दोनों ने पैडल पकड़ा है। पैडल मतलब वो होता है ना लंबा सा, ऐसे ऐसे पानी को ढकेलते रहते हैं ना पीछे की तरफ, जो ठेलते रहते हैं, उसको हम कहते हैं पैडल और ओर। ओके, तो पैडल और ओर। तो अब क्या होगा, एक तरफ ये ऐसे करके मूव करेगा, दूसरा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे करके पैडल, जैसे हम लोग एक बोट को आगे बढ़ाने के लिए पैडल कर रहे हैं, पानी को पीछे ढकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैडल एंड ओर। ये ऐसा मूवमेंट किसमें आपको दिखेगा, ये दिखेगा सीलिया में, जैसे बैक एंड फोर्थ, पीछे गया फिर आगे आया, पीछे गया आगे आया, पीछे आगे। तो ऐसे करके जो इसको हम पैडल कहते हैं। ओके, देन अब फ्लैजिला कैसे रहेगा, फ्लैजिला में समझो एक बोट है, बोट को आपने मोटर ऑन करके छोड़ दिया, तो एक डायरेक्शन में घूम रहा है, गुज 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 गुज, एक डायरेक्शन में ऐसे 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 घूम रहा है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग इन फ्लैजिला। और सीलिया में क्या करेगा, जैसे और एक बार आगे एक बार पीछे, आगे एक बार पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। सो दैट इज ओर और पैडल, जिसको रोइंग भी कहते हैं। ओके, पानी को पीछे करके हम लोग दोनी को आगे लेके जाते हैं ना, वो उसको रोइंग भी कहते हैं। ये तो मोटर गाड़ी है, मोटर बोट है, मोटर ऑन कर लिया तो एक डायरेक्शन में घूमता रहता है ना। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड सीलिया। ऑलराइट, याद रखो। देन coming to centrosome. Centrosome is an organelle containing 2 membrane-bound cylindrical structures called centrioles. है ना बेटा, मैंने आपको बताया था सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो समझो ये आपका सेंट्रोजोम है। ओके, सेंट्रोजोम है, इसके अंदर कौन है,
सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे करके अरेंज होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, दीज आर सराउंडेड बाय पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल, ओके, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल बोल के कुछ रहता है, तो वो इसके सराउंडिंग में रहता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा सेल डिवीजन के टाइम पे एस्टर एंड एस्टर रेज बताया था ना, ये जो एस्टर रेज निकलते हैं वो इसी से निकलते हैं, ओके, पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ देखो इस डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है ना आपको, यही है वो, okay, that is pericentriolar material. All right, now the centrioles lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. सेम बेटा जैसे सीलियर फ्लैचुला में आपने देखा ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, बट ओनली डिफरेंस इज ये ड्यूबलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट है, ओके, ये डुबलेट नहीं है, ट्रिपलेट है। जो ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, ये देखो ये ट्रिपलेट में है, 1 2 3 1 2 3, वहां पे डुबलेट थे सीलिया एंड फ्लैचुला में, ओके। तो यहाँ पे देखो ईच ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड, ये जो बगल बगल में ट्रिपलेट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ लिंक करे हैं, देखो ऐसे करके दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे देखो ठीक से आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये लिंक है बेटा, ओके, दिस इज द लिंक बिटवीन ट्यूबुलेंस और द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज अ प्रोटीनेशियस एंड इट इज कॉल्ड एज हब, ठीक है। मैंने एक जो सेंट्रियोल था परपेंडिकुलर अरेंज हुए, सो 2 सेंट्रियोल्स थे सेंट्रोसोम के अंदर, मैंने एक को निकाला, उसको थोड़ा बारीक से मैंने खरीद करके देखा, तो मुझे क्या दिखा, इसके सेंट्रल पार्ट में सेंट्रियोल की एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस कंपाउंड है, उसको हमने कहा हब, ठीक है। ये सेंट्रल जो है इसको हब कह लिया हमने, ऑलराइट, व्हिच इज कनेक्टेड विद ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। तो ये कौन है, इनको जो कनेक्ट करा है ट्यूबुलिन स्ट्रक्चर्स के साथ, ये रेडियल स्पोक्स हैं, ओके, दीज आर रेडियल स्पोक्स। तो कहाँ पे है, यहाँ पे मेंशन किया गया है डायग्राम में रेडियल स्पोक नहीं, तो इसको लिखो दिस इज रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक्स भी प्रोटीन के बने हैं, जो सेंट्रल हब है ये भी प्रोटीन का बना है। Then the centrioles from the basal body of flagella and spindle fibers that gives rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। ये तो आपको पता है बेटा, मैंने आपको बताया था, है ना। तो जो सेंट्रियोल्स हैं, तो सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर्स को देते हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन इन एनिमल सेल, है ना। मैंने आपको बताया था जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट है, ओके, वहां पे सेंट्रियोल्स बोल के नहीं रहते, सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही स्पिंडल फाइबर्स देते हैं, तो सेंट्रियोल बोल के कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं रहता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ओके, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कैसा दिखेगा, कार्टव्हील का अपीयरेंस। कार्टव्हील मतलब आपको पता होगा ना बेटा, जो पुराने जमाने में झटका गाड़ी रहती थी ना, ओके, जो बैलगाड़ी जिसको कहते हैं, तो बैलगाड़ी का अपीयरेंस ही देता है कार्टव्हील, ठीक है। तो उस टाइप का अपीयरेंस है। यहाँ पे देखो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, एंड देन बीच वाले रेडियल स्पोक्स हैं, ओके, रेडियल स्पोक्स एंड देन सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब, ठीक है, सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है एंड देन रेडियल स्पोक्स हैं व्हिच कनेक्ट विद द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ऑलराइट। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी सेंट्रियोल्स के अंदर। देन कमिंग टू न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है बेटा, न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनल है, ये लास्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऑर्गेनल है मतलब इसके बगैर सेल का अस्तित्व ही नामुमकिन है, ठीक है। अगर सेल को जिंदा रहना है, उसकी फंक्शनिंग पूरी करनी है, उसको कुछ भी उसके बॉडी में चेंजेस चाहिए, तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। तो न्यूक्लियस को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। देन द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइस गिवन बाय द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। देन नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस, आपको भी पता है बेटा एक सेल के अंदर नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकते हैं, ओके। तो सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस, कुछ में एक से ज्यादा होते हैं, कुछ में नहीं होते, न्यूक्लियस ही नहीं होता सेल्स के अंदर। आप एग्जांपल ले लो आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पसेल्स हैं हमारे खून के अंदर,
सॉरी, एंड दोज रेड ब्लड कार्पस्कल्स डजंट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। एंड देन प्लांट्स की बात करूं तो सीव ट्यूब्स, ओके, सीव ट्यूब्स आपको फ्लोएम में देखने को मिलेगा, ओके। फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करने वाला फ्लोएम, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ओके, देन फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीजें होते हैं। तो उनमें भी बेटा क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स के बगल वाला जो कंपेनियन सेल है ना, उसके पास होता है न्यूक्लियस, सीव ट्यूब में नहीं होता। तो इसीलिए सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स करते हैं, बिकॉज दे आर बोर्न फ्रॉम सेम मदर, एक ही मदर से दोनों पैदा हुए हैं, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स। लेकिन सीव ट्यूब्स का कोई फंक्शन नहीं है, उसका न्यूक्लियस नहीं है, तो इसके लिए जो भी चीजें चाहिए वो कंपेनियन सेल इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा है, भूल गए हो गए पता नहीं, लेकिन है भाई, सिलेबस में तो है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो नाउ तो द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स, ओके, इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब इंटरफेस में कौन कौन रहेगा, G1 SG2, ओके। कब ये इंटरफेस में है बोल के पता चलेगा, ये सारी चीजें होती रहेंगी। ऑलराइट, अब इंटरफेस खत्म होने के बाद एम फेज आता है, जो सिर्फ डिवीजन के टाइम पे आता है, ठीक है, याद रखो। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, क्रोमैटिन होगा, एंड देन न्यूक्लियोलस होगा। ऑलराइट, अब देखो, तो न्यूक्लियर एनवेलप भी डबल लेयर्ड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये भी डबल लेयर्ड है। इसके बीच में स्पेस है जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है। इट इज बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। डेफिनेटली जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है उसके बीच का बैरियर कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूज विद द ईआर, जो बाहर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू करता है, ये देख रहा है आपको, ये आउटर मेम्ब्रेन देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही कंटिन्यू करके जा रहा है, ओके। अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें राइबोसोम्स भी होंगी, okay. The nuclear envelope has minute pores formed by the fusion of its two membrane. These are meant for the passage of the movement of RNA and protein between the nucleus and cytoplasm. तो बेटा इनके बीच में यहाँ पे होते हैं पोर्स, ये दिख रहा है आपको पोर्स, आप ये आगे जाके पढ़ोगे बेटा 12th में आपके सिलेबस में है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में। तो ये जो डीएनए रहता है ना न्यूक्लियस के अंदर, इसके पास कोडेड इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ एमआरएनए डिकोड कर सकता है। डीएनए के अंदर होता है कोडेड इंफॉर्मेशन, एमआरएनए डिकोड करके इस न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में लेके आता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस द एंटायर स्ट्रक्चर, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर जो एमआरएनए बन के बाहर आता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के साथ ये मिलके ये बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। ये चीजें बेटा थोड़ा मुश्किल है, आगे जाके आप पढ़ोगे, ठीक है, बट अभी के लिए इतना याद रखो, ओके। क्या मूवमेंट के लिए बने हैं बेटा, ये प्रोटीन के लिए एंड देन आरएनए, ठीक है। तो इनके बीच में एक्सचेंज होता रहेगा। देन तो क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन इज नथिंग बट इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर नेटवर्क, ओके। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या, न्यूक्लियो मतलब यहाँ पे डीएनए होगा और साथ में प्रोटीन होगा, ओके। सो प्रोटीन एंड डीएनए दोनों को मिला के एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए में तो आपको पता है बेटा क्या होंगे, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजन बेसेस होंगे, एटी होगा, जीसी होगा, है ना। तो इसके अलावा जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ओके। हिस्टोन प्रोटीन्स होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, ओके। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूजुअली जो लोअर फॉर्म्स ऑफ सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, हाइयर फॉर्म ऑफ सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमैटिन कंटेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ये भी मैंने बताया था आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के टाइम पे। यूजुअली ये क्रोमैटिन फाइबर की शक्ल में रहता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ऐसे से ही रहता है। ये कब बेटा क्रोमैटिन क्रोमोसोम की शक्ल में जाता है, जब इसको क्या करना है, आइदर माइटोसिस या फिर मायोसिस करना है, तभी ये क्रोमोसोम बनता है, ओके। क्रोमोसोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ धागा, क्रोमोसोम मतलब जमा हुआ कंडेंस किया हुआ धागा, ठीक है। Then nucleolus, one or more non-membranous spherical bodies are nucleolus. It is continuous with the nucleoplasm, okay। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है,
इट इज द साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन जरूरी है? आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में आपका आरएनए बन रहा है। ये आई थिंक कोई तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई डोंट नो विच ईयर का, बट मैंने पढ़ा है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको बता रही थी, है ना, सी यहाँ पे भी मैंने लिखा है न्यूक्लियोलस में क्या बन रहा है? आरएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या बन रहा है? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बन रहा है। ठीक है, सो आरएनए के बेटा टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो इसमें जो आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, वो कहाँ पे बन रहा है? वो न्यूक्लियोलस में बन रहा है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है? इट कंट्रोल्स द सेल। ओके, इट इज द सेंटर ऑफ सेल एंड इट कंट्रोल्स द एंटायर सेल। क्रोमैटिन से क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। इसमें क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा दिखेगा बेटा? इट लुक्स ऑन बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा दिखता है ये। आपको 12th की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा अपीयरेंस देता है। ओके, तो इसको जो यहाँ पे गोल गोल है ना, ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये जो धागा है ये डीएनए है। तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल या फिर बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ठीक है, ये याद रखो। अब ये क्रोमैटिन की शक्ल में हो, क्रोमोसोम की शक्ल में हो, दोनों में भी आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए साथ में मिलेगा। ठीक है चलो, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है बेटा? आपको पता है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, जिसके 23 पेज हैं। मैंने आपको बताया था ना, अबाउट 2 मीटर्स, एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट है, मैं एक्यूरेट बताऊं तो 2.2 मीटर होता है। ओके, तो हमारे एक ह्यूमन सेल के अंदर नियरली कितना होता है बेटा? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, मतलब 1 मीटर फिर दूसरा मीटर, तो ऐसा करके इतना बड़ा। अब वो कैसे, तुम समझो, इतना बड़ा डीएनए कैसे वो कंडेंस करके हमारे पास रखा हुआ होता है ना। तो एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन नियर सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बहुत बार समझाया है, दिखाया भी है। ये क्रोमैटिड्स हैं। ओके, सो दीज आर क्रोमैटिड्स। ओके, बीच में यहाँ पे होता है सेंट्रोमियर। ओके, ये सेंट्रोमियर रीजन है, ये सेंट्रोमियर रीजन है। इसके सराउंडिंग में यहाँ पे काइनेटोकोर है, ये प्रोटीनेशियस काइनेटोकोर है, ये प्रोटीन से बना हुआ होता है काइनेटोकोर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर इज अ सेंट्रल पार्ट, इसके सराउंडिंग में होते हैं काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर से ही माइटोसिस में, मियोसिस में सब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल फाइबर बने हैं ना, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो इसी के साथ यहाँ पे अटैच करते हैं। दिख रहा है? देखो कितना अच्छा दिखाया है भाई इस डायग्राम में। तो सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, है ना। सो ये आपको याद रखना है। दूसरा बेटा, ये एक चीज है, ऑलराइट। तो मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड देन टिलोसेंट्रिक। ये देखो, अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाता है? अब यहाँ पे देखो बेटा, मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। ओके, 2 इक्वल आर्म्स बना रहा है, तो हम इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। ओके, देन सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म, तो इसको हम कहते हैं सबमेटासेंट्रिक। ये आपके बेटा टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, देन एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर इज क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 वेरी शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग। ओके, टीलोमियर में क्या होगा? टर्मिनल सेंट्रोमियर। ओके, तो ये मेटासेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, ये टर्मिनल है। ठीक है, सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस एट अ कांस्टेंट लोकेशन, इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। ओके, तो सैटेलाइट भी होगा। देखो ये सैटेलाइट है, यहाँ पे रहता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रहता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये सैटेलाइट है। ठीक है, तो सैटेलाइट को हम टीलोमियर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एग्रोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक को वी शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक को एल शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको वी, इसको एल, इसको आई भी कहते हैं। ओके, आई शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, देन यहाँ पे देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, और यहाँ पे देखो काइनेटो कोर, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड देन लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, सो लास्ट चीज बेटा बच गई, माइक्रोबॉडीज। मैंने आपको माइक्रोबॉडीज के बारे में समझाया था लास्ट क्लास में, ये करके हम लोग अभी क्लास को एंड करेंगे। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स। ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन होता है, इनके पास होता क्या है बेटा? एंजाइम्स होते हैं।
तो बस यहाँ पे देख लो, माइक्रो बॉडीज में आपको 3 कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो बॉडीज। फर्स्ट कैटेगरी इज पेरोक्सिसोम, दूसरों को कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम, तीसरा ग्लाइकोसोम। पेरोक्सिसोम में क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालिस एंजाइम की मदद से वाटर एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बनाता है। ये क्यों करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कई कबार टॉक्सिक रेडिकल्स बन जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उनको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोबॉडीज की बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में लिपिड है, ओके, ड्यूरिंग द स्केर्सिटी ऑफ एटीपी, जब एनर्जी चाहिए लेकिन फूड नहीं है, तो उस टाइम पे लिपिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। जब एक्सेस में फूड है तो वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड में कन्वर्ट होता है, ओके। जब नहीं है तो लिपिड अगेन बैक टू कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे जब वो लिपिड कार्बोहाइड्रेट में बनता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। इससे क्या होगा बेटा, इससे भी ऑक्सीजन बाहर निकलता है और एटीपीज मिलते हैं हम, ठीक है। देन ग्लाइकोजन में क्या होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ओके। ये भी कब होगा, एट द स्केर्सिटी ऑफ एनर्जी एंड फूड। जब फूड नहीं है तो हमको क्या करेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम लोगों के लिवर में स्टोर हुआ था, अब वो ग्लूकोज को कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाने के बाद ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ईटीएस होगा, अल्टीमेटली हमको बहुत सारे एटीपीज आएंगे। तो ये सारे कौन काम कर रहे हैं बेटा, माइक्रो बॉडीज। देखो माइक्रो बॉडीज आर वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर माइक्रो बॉडीज नहीं है तो फिर समझो बहुत मुश्किल है। तो इसमें होता है बेटा, सेंट्रल कोर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, एंड देन मैट्रिक्स, बस इतना ही। कोर जो है वो प्रोटीन का होता है, मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड का होता है, इतना याद रखो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आपको पता ही है बेटा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल में एब्सेंट, प्लास्टिड प्रेजेंट, एब्सेंट, सेंट्रल लॉर्ज वैक्यूल। ये तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही करवाया था, है ना, फर्स्ट क्लास में करवाया था। अब ये कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नहीं, मैं इसने सब आपको बताया है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। प्रोकैरियोट्स आर जनरली स्मॉलर, दे आर लार्जर, इनको न्यूक्लियोइड कहते हैं, इनको ट्रू न्यूक्लियस है इनके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास एब्सेंट है, इनके पास प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए है, लीनियर है। यहाँ पे 70s टाइप का रिबोसोम है, यहाँ पे 80s टाइप का, ठीक है। सो दैट्स ऑल। कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। हम लोग बेटा ये कब करेंगे, सैटरडे की क्लास में करेंगे, ठीक है। वी विल डू दिस ऑन सैटरडे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे फिर 12th की क्लास में लॉग इन करना है। ऑलराइट, चलो, सी यू टुमारो। फोटोसिंथेसिस पढ़ के आना, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। कल मिलते हैं, बाय बाय।